Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand three topics from the chapter called Solution and Qualitative Properties. ठीक है, तो इस चैप्टर में कि आज हम ये तीन जो प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है उसको बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैं जो मोल फ्रैक्शन का जो स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन लिखूंगा और फिर बाद में हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of solute and solvent with respect to total number of moles of with respect to total number of moles of solution। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, उनका जो प्रमाण है उस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स के प्रमाण में कितना है उसको कहते हैं हम मोल फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। हम मान लो कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है बच्चों हमारे पास, दैट इज, और वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किससे बना है, एक ए नाम के कंपोनेंट से और एक बी नाम के कंपोनेंट से। ठीक है, अब मुझे इस सॉल्यूशन में ए का प्रमाण कितना है और बी का प्रमाण कितना है, ए के मोल का प्रमाण कितना है और बी के मोल का प्रमाण कितना है, ये टोटल अगर निकालनी हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन, सो दैट विल बी मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, दैट इज टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन करने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझ लिया। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट द परसेंटेज और द पोर्शन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, ओके, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे राउट्स लॉ का, उसका क्या कहना है। तो स्टेटमेंट जो है राउट्स लॉ का कुछ इस तरह से है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile solution is equal to the
vapor pressure of pure components and mole fraction of same components। ओके, तो राउट्स का लॉ ये कहता है, इस तरह से राउट्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, किसी भी वोलाटाइल सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो ऑलवेज उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट, प्योर सोल्यूट प्रेजेंट है उनके और उनके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ऐसा राउट्स लॉ का कहना है। ठीक है, अब इसी लॉ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर से हम मान लेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है ए और बी नाम के कंपोनेंट से क्या है, बना है। ठीक है, इस टोटल दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर जो होगा इस सॉल्यूशन का, वो किस तरह से होगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, मान लो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर जो है इस सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन क्या है, जो पीए है दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल है। और उसी तरह से पी बी जो है हमारा वो किसके इक्वल है, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसी को कहते हैं हम राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ को इसी को हम कहते हैं कि राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का कहना है कि किसी भी वोलाटाइल सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। तो इसी को हम कहते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का कहना यह है कि किसी भी वोलाटाइल सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके प्योर वेपर प्रेशर के और उसी कंपोनेंट में के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ऐसा राउट्स लॉ का कहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राउट्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम हमारी जो लास्ट का टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। एक्चुअली वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है हम उसको अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो लास्ट का टॉपिक है हमारा दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी अलग होती है और इन दोनों के रेशियो को ही कहा जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी को कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इन दोनों में का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर का क्या कहना है कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंट होता है और उन दोनों के डिफरेंट को ही कहा जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से हमने वेंट ऑफ फैक्टर को समझने की कोशिश की। इस तरह से यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया।